वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। और प्लाज्मिड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनको अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। और जो एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है सेलेक्टेबल मार्कर का यूज, वो अपन यहाँ पर इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो सबसे पहले अपन प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, मतलब जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम तो होते ही है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पड़ा रहता है और ये सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ देखें तो इस प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की जो कैपेबिलिटी होती है। और यहाँ पर देखें तो इसको बेस्ट व्हीकल माना जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा वाहक माना जाता है। अब यहाँ देखें तो जो यहाँ पर ये नेचुरल प्लाज्मिड है, अब हम इस नेचुरल प्लाज्मिड से उतनी नंबर ऑफ कॉपीज प्राप्त नहीं कर सकते, उतना ये अपना डिवाइड होके अपने जो भी और इसकी फोटोकॉपी नहीं बना सकता है। इसके लिए हमने मानव निर्मित प्लाज्मिड का निर्माण किया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, PBR322 और PUC18 TI प्लाज्मिड। तो इनको अपन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ टीआई प्लाज्मिड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, PBR322 के बारे में बात करेंगे। अब ये जो प्लाज्मिड होता है वो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। अतिरिक्त होता है मतलब इसको अगर जीवाणु से बाहर निकाल दिया जाए तो भी जीवाणु की जीवन पर या वो जिंदा रहेगा, उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। अब अपन थोड़ा देखें तो यहाँ पर जो ये पीबीआर, ये जो ये डायग्राम बना रखा है वो किसका है, PBR 322 का है। यहाँ पर ये जो वेक्टर मैंने बनाए हैं इसमें कुछ स्पेशल चीजें होती उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, मतलब यहाँ पर मैंने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स बता रखी हैं और उनके लिए जिम्मेदार उनको रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो स्पेशल साइट्स होती हैं या ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जहाँ से जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो उस वहाँ से डीएनए को काटता है। तो यहाँ पर देखें आप BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो इसके लिए यहाँ पर साइट प्रेजेंट होती है। साल H1 है तो यहाँ पर इसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल रहती है। हिंड 3 है, काल H1 है। इको R1 के बारे में हमने कंप्लीट देखा था कि ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और वहाँ पर G व A के मध्य कट लगाता है। इको R1 के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ देखें तो PVU फर्स्ट हैं, पेस्ट फर्स्ट हैं। तो आपके जो एग्जाम में ऐसे अगर बीच बीच में ऐसे छिपा देंगे और आपको पूछ सकते हैं कि A B C किसका है। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको बताऊं तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, वो दो होती है। एक तो होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स और होती है एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये रेजिस्टेंस जीन होती है जो एंटीबायोटिक से बचाती है, मतलब एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है उनसे ये बचाने का कार्य करती हैं। और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन होती है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचाने का कार्य करती है। तो ये प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है जिसको बोलते हैं ओराई। ओराई वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर ROP लिख रखा है, तो रोप वो जगह होती है, रोप में उस प्रोटीन को कोड किया जाता है जिससे जो भी प्लाज्मिड होता है वो PBR322 उसका रेप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन जिम्मेदार होता है उसका यहाँ पर कोडिंग की जाती है उसकी। तो रोप वो जगह हो गई जहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन को कोड किया जाता है और वो प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार होती है, वो प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। अब यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीज समझते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है जो येलो कलर में, ये कोई
डिजायर्ड जीन है जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, या वो किसी का भी हो सकता है, इंसुलिन का जीन हो सकता है या किसी और चीज़ का जीन हो सकता है। वो मैं प्लांट से ले सकता हूँ, बैक्टीरिया से ले सकता हूँ, फंगाई से ले सकता हूँ, जिससे रिक्वायरमेंट है उससे ले सकता हूँ, और उसको मैं किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक तो प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट हो जाए, मतलब खुद अपने आप जुड़ जाए, वो कंडीशन हो सकती है, और एक प्लाज्मिड वो हो सकता है जहां पर क्या हो, वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए जुड़ जाए। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। फिर यहाँ पर इस प्लाज्मिड को अपन इस सेल में एंटर करवाएंगे, पहले उसकी जो सेल वॉल होगी उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सेल दिखाई हुई हैं, उसमें अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड जाते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक वो सेल जहां पर किसी भी तरीके का कोई प्लाज्मिड नहीं गया, ना तो अपना डिजायर्ड डीएनए गया और ना ही कोई जो सेल्फ लाइगेट प्लाज्मिड था वो भी नहीं गया, अपना डिजायर्ड डीएनए के साथ प्लाज्मिड भी नहीं गया और इसकी इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं गया, उसको बोलते हैं अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ देखें तो कि बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होगी, उनमें अपना ये वाला प्लाज्मिड चला गया जिसमें अपनी डिजायर्ड डीन जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, या जिसमें अपनी डिजायर्ड डीन डिजायर्ड जीन जुड़ गई है, वो इसमें घुस गया, तो उसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा जीन जुड़े हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपनी इस प्लाज्मिड के अंदर जो यहाँ प्लाज्मिड गए हैं उसके अंदर क्या है, अपनी डिजायर जीन है। अब यहाँ तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जिसमें ये वाला प्लाज्मिड चला जाए जो कुछ नहीं है, उसके अंदर अपनी डिजायर जीन नहीं है, वो वाला प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया, तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेंट। तो तीनों में आपको अंतर पता चल गया होगा कि किसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो दो तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, और दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में एक तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, और जो कोशिका थी उसमें कुछ नहीं गया, उसको अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं उनका यूज किस तरीके से किया जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट का को अलग करने में और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में। तो यहाँ पर मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनको तो मैं सीधा ही अलग कर सकता हूँ। कैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टेट्रासाइक्लिन जीन डाल दूंगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स डाल दूंगा। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स डाली मैंने, तो यहाँ पर इन दोनों के पास तो क्या है, टेट्रासाइक्लिन मतलब एम्पिसिलिन में दोनों में क्या डाल दूंगा, एम्पिसिलिन का मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एम्पिसिलिन का दोनों पर क्या कर देता हूँ, छिड़काव कर देता हूँ तीनों पे। तो यहाँ पर इनके अंदर तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन ही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो अंदर वेक्टर डाला है उसके अंदर कौन सी जीन है, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन इसमें तो है ही नहीं, यहाँ वेक्टर एंटर ही नहीं किया, इसीलिए अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको अपन समझते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर मैंने जो ये अब आपको थोड़ा इसको पहले वाली बातों को थोड़ा सा दिमाग से निकालना है। अब वापस मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ उसको समझना है। जैसे मैंने यहाँ ये प्लाज्मिड लिया है, तो यहाँ पर मैंने जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन थी उसको मैंने BAM-H1 से मैंने काट दिया। BAM-H1 वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस जीन होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, वो निष्क्रिय हो जाती है और यहाँ अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ के बता दिया। तो यहाँ पर एक जो प्लाज्मिड है उसके अंदर तो क्या है, दोनों जीन है, एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन जीन भी है और एक में कौन सी है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। दोनों जीन दोनों रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट में चली जाती हैं। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होगा कि यहाँ पर एम्पीसिलिन से BAM-H1 से मैंने काटा था, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस समाप्त हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ओनली कौन सी
जीन अवेलेबल है, यहाँ पर एम्पिसिलिन जीन अवेलेबल है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे और यहाँ पर जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन की भी है। और रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें ओनली कौन सी है, ओनली एम्पिसिलिन ही बची है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को तो अपने बाम H1 से काट लिया था, उस रेजिस्टेंस जीन को तो अपने काट लिया था। अब अपन सबसे पहली जो बात करते हैं उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में इसकी मतलब एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में इसकी वृद्धि करवाते हैं। तो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में वृद्धि करवाएंगे तो इसके अंदर भी क्या है, एम्पिसिलिन है और इसके अंदर भी क्या है, एम्पिसिलिन है। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन है ही नहीं तो ये तो मर जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखें तो इन दोनों में अब भेद करने के लिए अपने को सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अपने को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में इनकी ग्रोथ करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही अपन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में इसकी ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में तो ये तो क्या हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन युक्त रेजिस्टेंस जीन्स को हमने काट दिया था, इसीलिए ये तो क्या, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये काम अपन किस पे करते हैं, ये काम अपन रेप्लिका प्लेट होती है उस पर अपन, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर रेप्लिका प्लेट होती है उस पर ये काम करते हैं। तो वो रेप्लिका प्लेट यहाँ पर चिपकाते हैं और उस रेप्लिका प्लेट पर देखते हैं कि किस तरीके की जो उस रेप्लिका प्लेट पे अपन देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जिंदा रह रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा रह रहे हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा रह रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा रह रहे हैं। तो यहाँ पर रेप्लिका प्लेट में यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर रेप्लिका प्लेट में मैंने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में, तो मैं ऊपर देखूंगा टेट्रासाइक्लिन वाले तो वृद्धि कर रही नहीं है। टेट्रासाइक्लिन युक्त जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन ही नहीं, वो एंटीबायोटिक मैंने यूज कर दी तो वहां पर वो वृद्धि करेंगे ही नहीं। और ये होंगे वो भरपूर वृद्धि करेंगे क्योंकि इसके अंदर दोनों रेजिस्टेंस जीन हैं। अब यहाँ पर मेरे काम की कौन सा, मेरा काम का कौन सा है, तो मैं रेप्लिका प्लेट में देख लूंगा कि इनकी कॉलोनी बढ़ रही है, इनकी कॉलोनी खत्म हो गई है। तो मेरे लिए कौन से रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनके अंदर ही तो मेरी डिजायर्ड जीन है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही मतलब दो एंटीबायोटिक्स और दो प्लेटों का यूज किया जाता है, रेप्लिका प्लेट का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो इससे थोड़ा इजी मेथड होता है, उसको अपन यहाँ पर ये मैं समझाने वाला हूँ अभी आपको कि उसको यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक जीन होती है। वो जीन क्या होती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है, उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम होता है वो क्या बनाता है, एक क्रोमोजेनिक पदार्थ बनाता है और नीला रंग देता है। फिर अपन इतनी सी आपको थोड़ा समझने की कोशिश है कि यहाँ पर दो प्लेटिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक बार में भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर देंगे। कैसे देखना, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सीक्रेट करने वाली जो जीन है उसमें उसको अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटेंगे और वहां पर अपना क्या जोड़ देंगे, डिजायर डीएनए जोड़ देंगे, अपना डिजायर डीएनए वो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जीन अवेलेबल ही है अभी तक, तो उसको तो बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं, जहां पर अपना डिजायर डीएनए होता है उसको अपन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जैसे ही मैं इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सीक्रेट करने वाली जो जीन थी, जो कोडिंग करने वाली जो जीन थी, उस जीन को मैं हटा देता हूं तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पर वो जीन होती है जो नीला रंग प्रोड्यूस करती है, क्रोमोजेनिक पदार्थ प्रोड्यूस करती है, वो जीन खत्म हो जाती है और उस जगह अपना क्या आ जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, या अपना क्या आ जाता है, डिजायर्ड डीएनए। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट होंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उनमें तो जीन अवेलेबल ही है, तो उनकी जो कॉलोनी बनेगी, उन बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनेगी वो कौन सी होगी, नीले रंग की होगी, क्योंकि उनके तो अभी तक ये जीन अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है।
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेशन कर दिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। तो यहाँ पर ओनली कौन सा, यहाँ पर सफेद रंग की कॉलोनी प्रोड्यूस होती है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमको दो दो तीन तीन प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक बार में अपन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी उसको डायरेक्ट काट दिया, वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। और उससे अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला, और वहां पर ये जीन अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि वो निष्क्रिय हो गई। तो अब वहां पर सफेद रंग की कॉलोनी बनेगी, और जहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट थे वो नीले रंग की कॉलोनी बनाते हैं। अब यहाँ पर PBR 322 होता है, उसमें P होता है वो प्लाज्मिड को दर्शाता है, B बोलीवर और रॉड्रिज को दर्शाता है, R होता है वो रॉड्रिज को दर्शाता है। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में इसकी खोज हुई थी, और सर्वप्रथम इसका यूज किया गया और सर्वाधिक यूज किया गया है इस प्लाज्मिड का। और यहाँ देखें तो जो इसकी जो PBR 322 है, इसकी जो ये क्या है, इसकी जो ये क्या रीजनेबली हाई नंबर ऑफ कॉपी बनाता है, 10 से लेके 100। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।